और लगातार जिस तरीके से अब ऊपरी अदालत जाने की बात की जा रही है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का विरोध इसको लेकर के क्यों हो रहा है? कौन वो लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? और एक सभ्य समाज की जब हम बात करें, जब हम 21वीं सदी में जाते भारत की बात करते हैं, तो इस चीजें की जो चीजें सामने आ रही हैं वो क्यों आखिर तमाम तरीके के सवाल खड़े करती हैं। तो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे, और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हम जो डिबेट करेंगे उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा के मंदिर से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम बहुत संजीदगी से कुछ सवाल करेंगे, और जाहिर सी बात है कि किस तरीके से कुछ चीजें निकल करके आए, कुछ तथ्य सामने निकल करके आए। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। फिलहाल अभी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, बीजेपी नेता शमसी आजाद जी हमारे साथ हैं। शमसी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भी कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शमसी जी सबसे पहले आप चूंकि हमारे साथ पहले, और आपने हमारी रिपोर्ट भी एक्सक्लूसिव देखी, किस तरीके से हमने जो कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के बात की, किस तरीके से लोगों का विरोध आ रहा है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। जो आज जो कोर्ट का जो फैसला आया, इस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपके चैनल का। भारतीय जनता पार्टी की सही बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, और उत्तर प्रदेश में लगातार आपका चैनल सत्य को दिखाने में नंबर 1 पर धीरे धीरे पहुंचता चला जा रहा है। सत्यमेव जयते की ही लाइन पर चल रहे हैं सर। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप सत्य को दिखाते हैं और उजागर करते हैं, जो सच्चाई होती है उससे तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, कर्नाटका का मामला जो है वो उत्तर प्रदेश और इसके साथ जो 4 और राज्यों में चुनाव थे, यानी 5 राज्यों में कुल मिलाकर जो चुनाव चल रहे थे, उसको लेकर विपक्ष ने काफ़ी इसको गरमाने की कोशिश की। लेकिन हुआ ये कि इसका फैसला जब आया तो हमारे केंद्र सरकार ने और जो जुडिशरी थी, हाईकोर्ट ने इसको सुरक्षित रखा था कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर कहीं उत्तर प्रदेश का और बाकी अन्य 4 राज्यों का कहीं माहौल ख़राब न कर सके। इसके बाद इन्होंने जब रिजल्ट आ गया और उसके बाद पूरा विचार विमर्श करने के बाद और एक एक पॉइंट देखने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि जो शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि छोटे बड़े सभी जो है एक बराबर रहें, और वहाँ पर ड्रेस कोड इसीलिए लागू किया जाता है कि अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, तो वहाँ पर जो माहौल बिगड़ रहा था उसको बिगाड़ने से बचने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया कि यहाँ पर हिजाब जो है ये अनिवार्य नहीं है। शमसी आजाद जी, मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। आपने कहा कि चुनाव तक इसको रोक लिया गया फैसला, सवाल ये कि राजनीतिकरण किया क्यों गया? नहीं, राजनीतिकरण नहीं किया गया। राजनीतिकरण इसलिए किया गया कि जो आने वाले 5 स्टेट में चुनाव हैं, इसका माहौल खराब ना हो, इसलिए किया गया कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर जो उत्तर प्रदेश और 4 अन्य राज्यों में जो हिंदुस्तान में इस वक्त अमन चैन का माहौल चला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसको बिगड़ने से बचाने के लिए अगर ये चुनाव के पहले अगर हम फैसला दे देते तो आप ही लोग इसको आवाज उठाते और विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाकर, हवा बनाकर इस तरीके से चुनाव में पेश करती कि हो सकता है कि जो इस बार हिंदुस्तान में को आप लोग क्यों मौका देते हैं बार-बार? हिंदुस्तान सुन लीजिए हमारा कि जो हिंदुस्तान में इस बार ऐतिहासिक चुनाव हुआ कि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ये भी एक बहुत बड़ी बात रही है। तो इसी माहौल को बचाने के लिए कि चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हो सके, इसके बाद जो है हाईकोर्ट ने फैसला दिया, और इसमें हमारा कोई दखल नहीं, ये न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका ने ये सोचा कि चुनाव हो रहा है तो चुनाव में माहौल न बिगड़े, इस वजह से उन्होंने जब चुनाव पूरा कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया, परिणाम घोषित हो गया, उसके बाद इन्होंने अपना डिसीजन दिया है। जी नहीं, जो निर्णय सुनाया, अपना फैसला सुनाया कोर्ट ने, बड़ी बात ये लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा था, और कम राजनीतिक दलों की भी तरफ से, सत्ताधारी की तरफ से भी बयान कम नहीं आए हैं। इसमें आप लोग भी पीछे नहीं रहे सर। नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से देखिए इसको भुनाने की कहीं पर भी कोशिश नहीं गई। हमने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर लागू करने की कोशिश की, और हमने उसका एक बानगी सबूत भी दिया कि इस वक्त हिंदुस्तान में केंद्र में 7 साल की सरकार हो गई और उत्तर प्रदेश में 5 साल की सरकार कंप्लीट हुई, डबल इंजन की सरकार, और दोबारा से योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनकर आते, लेकिन आप कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं देखते। जी चलिए, अभी हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी हम अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ नंदिनी प्रियदर्शनी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। नंदिनी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और भारत समाचार के स्टूडियो में हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु हाजी हसन अहमद जी भी हैं। हाजी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हाजी जी, आपने शमसी जी की भी बात सुनी, आज हाईकोर्ट के जो फैसले का जो आपने निर्णय लिया, उसके बाद लगातार विरोध शुरू हो गया। सबसे पहले मैं कोई सवाल जवाब करूं, लेकिन उससे पहले आपकी सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जैसे कि टिप्पणी में बाद में करूंगा, शमसी जी ने जैसे कि अभी कहा, बताया कि इनका कहना है, इनका दावा है कि इनकी 7 सालों की सरकार में कहीं दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ। ये दिल्ली भूल जाते हैं। दिल्ली जो केंद्रीय, जहाँ पे सेंट्रल में सब कुछ होम मिनिस्ट्री वही है, वहाँ पे मस्जिदों में, वहाँ पे कितना बड़ा दंगा हुआ, कितने दिन तक, जब भारत की नाक यानी कि विदेश के एक अमेरिका से प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए थे, उस समय दिल्ली जल रहा था और ये रोक नहीं पा रहे थे।
इतना इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये इनके लिए आम बात है, खिलौने हैं। ये कह रहे राजनीतिकरण नहीं किया और रिजर्व करके रखा था। जो भगवा गमछे डाल के बच्चियों के हिजाब नोच रहे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन ये इनकी उपलब्धियां हैं, ये खुद बता रहे हैं, ये खुद गुनवा रहे हैं कि कर्नाटका में एक बच्ची को एक भीड़ घेरे हुए थी जो भगवा गमछे डाले हुए थी। क्या अपराध था उसका? अगर वो अपने सर को कवर किए हुए थी तो क्या ये अपराध है? ये अपराध है। अपने जिस्म को छुपाना क्या अपराध है? क्या आर्टिकल 19 खत्म हो गया? क्या अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई? क्या आर्टिकल 25 संविधान से निकाल दिया गया? चलिए, ये ऐसे सवाल हैं, जबकि मैं चाह रहा था कि कुछ सार्थक चीजें निकल करके आए। नंदिनी जी, प्रियदर्शनी जी, सवाल यह है कि मैं आपसे कुछ सवालों करूं, लेकिन जिस तरीके से हाजी हसन अहमद साहब ने जब घूम फिर के जब मुद्दा आखिर आ ही जाता है राजनीति को, कोई भी मुद्दा हो, और मैंने आज कार्यक्रम की डिबेट की शुरुआत में ही कहा था मैं बहुत सार्थक मुद्दे पर बहस कर रहा हूं। बात घूम फिर के हर दल, हर राजनीतिक धर्म, खास करके अगर हम बात करें खास धर्म की, वो अपने हिसाब से चीजों को टैकल कर लेता है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए अब मैं खास करने जा रहा हूं, बात घूम फिर करके आ जाती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। संविधान ने हमें अधिकार दिए। अरे साहब, संविधान ने 25(1) के अनुच्छेद में यह जिक्र है, लेकिन उसमें लोग ये नहीं समझते हैं कि उसमें यह भी जिक्र है कि उस पर नियंत्रण भी रखा जा सकता है। राज्य सरकार है, उस पर इतना नियंत्रण किया जा सकती। तो आधी अधूरी लोग जानकारी देते हैं और फिर कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। बड़ी विडंबना है प्रियदर्शनी जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है इसका मैं स्वागत करती हूँ। ये मेरे लिए एक वेलकम स्टेप है। मैं एक महिला हूँ तो मैं इसका डेफिनेटली पुरजोर तरीके से मैं इसका स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ देखिए, हम जब भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जैसे एक इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, वैसे ही हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अपना एक ऑटोनॉमी होता है, अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करना, जिसको अबाइड करना ज़रूरी हो जाता है। उनका एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे कि हम अपने स्कूल्स में जाते हैं, जब भी हम स्कूल्स में जाते हैं, हम अपने बच्चों को भेजते हैं, हम भी जैसे जाते थे तो वहाँ पर यूनिफॉर्म होता था। देखिए, यूनिफॉर्म को क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि लोगों में एक सेंस ऑफ पैरिटी आए, लोगों में सेंस ऑफ, बच्चों में एक सेंस ऑफ समानता आए। देखिए, जो राजा और रंग का जो भेद है, जो हमारे गुरुकुल सिस्टम में था, वो पूरी तरह से, ये जो डिवाइड था वो पूरी तरह से भर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ इक्वालिटी की बात इक्वालिटी की बात आ जाती है। तो मुझे लगता है कि उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। और देखिए, जिसको इससे प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मत पढ़िए, तब बेहतर यही होगा आप किसी मदरसे में जाके पढ़िए। और जहां तक बुर्के का सवाल है, हिजाब का सवाल है, नकाब का सवाल है, तो मैं एक महिला हूं और मैं इसको पूरी तरह से कंडेम करती हूं। ये एक पूरी तरह से रिग्रेसिव और रैडिकल प्रैक्टिस है, और जो महिलाएं इसके सपोर्ट में है, देखिए जिस महिला को उसके पीछे 10 लड़के दौड़ रहे थे और उसको डरा रहे थे, तो इन तरह के लड़कों को तो मुझे लगता है कि दे शुड बी बुक्ड अंडर लॉ। लेकिन जब हिजाब का और नकाब की बात आती है, या फिर घूंघट की ही बात क्यों ना आती है, तो मैं इसको पूरी तरह से इसको मैं कंडेम करती हूँ। और मुझे लगता है कि सभ्य समाज की भी यही मांग है। हाजी हसन जी जिस तरीके से एक महिला हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, नंदिनी प्रियदर्शनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बुर्के का किस तरीके से लगातार, और साथ ही साथ ट्रिपल तलाक जैसे जो है मुद्दे, वो साफ तौर पर खंडन करती हैं। देखिए, यही एक 21वीं सदी में जागरूक एक महिला की निशानी है। 21वीं सदी की जागरूक महिला की कहानी कर्नाटका में देखी गई कि एक महिला को 10 लड़के घेर के नारेबाजी कर रहे थे। ये देखा गया 21वीं सदी में ही देखा गया। आज जब भारत विश्व गुरु है, उस समय पे देखा गया जब हमारे उसका चौधराहट का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, उस समय पे देखा गया कि हम कहां पे हैं। तो रही बात ये कि आज क्या 21वीं सदी में सेंट मेरी की जो अब तस्वीरें लगेंगी, वो लगेंगी क्या उनमें से हिजाब हटाया जाएगा? क्या नने अब बिना हिजाब के आएंगी? अरे आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? कहां से कहिए कि हमारा टारगेट है मुस्लिम समाज,
हम मुसलमानों को हिजाब नहीं करने देंगे। आप अगर आपको ये कहना आप हिजाब कैसे आप हिजाब रोक लेंगे? तो आप क्या धार्मिक उन्माद फैलाएंगे फिर क्या? बात हो रही है, आप मुस्लिम नहीं, देखिए, आपने सवाल मुस्लिम ये शब्द कि का यहाँ पे आप इस चीज का मुझे जवाब दीजिए जी। शमसी जी मुझे इस सवाल का, जिस कट्टरपंथिता को लेकर के आपने बात की जी, क्या 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 नहीं, मेरा अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। जी, क्या आप कहां से हटाएंगे? हम सीता के देश में रहते हैं, हर जगह पे भी जहां पे भी उनकी फोटो आती है वहां पे घूंघट होता है, सर पे दुपट्टा होता है, सर पे आंचल होता है। कहां से हटाएंगे आप? आपकी हिम्मत है हाजी साहब, मैं आपसे ये वहां पे कहना उंगली उठा चाहती हूं सके? कि किसी जिसको की हिम्मत घूंघट है? पहनना है, किसी जिसको की हिजाब पहनना है, जिसको नकाब पहनना है, वो अपने घर पे पहने। लेकिन कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सवाल ये हिजाब, है, नकाब, बुर्का और घूंघट ये पूरी तरह से एक रिग्रेसिव और एक रैडिकल समाज का परिचय जैसा है। कि सलमान और मुझे खान किस लगता है यूनिवर्सिटी जितनी में भी है, महिलाएं या आप जितने भी यूनिवर्सिटी पुरुष को अलग अलग इसके डिफाइन मत कीजिए। जिस यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड है, आप सीधी सी बात है, आप शिक्षा के मंदिर में जा रहे हैं, वहां पर पालन करिए। इस चीज को शमसी जी आजादी में चाहूंगा जी, आ रहा हूँ प्रियदर्शनी में, आ रहा हूँ। ठीक है, आप बात करें, आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसको पहले ही रोका गया था बाहर की। देखिए आलोक जी, मैं आ रहा हूँ नंदनी मैम, आ रहा हूँ। आप लोग को कौन होता है रोकने वाला किसी को कहीं भी जाने से? नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में जाने से रोकने वाला हम सरकार हैं, जहां पर भी हम सरकार देखेंगे है, माहौल तो बिगड़ना, आप हमारा गुंडों को रोक नहीं पाएंगे। माहौल को नहीं बिगड़ने देंगे। लोकल लोगों को सर, आप रोकेंगे। गुंडों की बात करते हैं, आप गंदे मंसूबों जी, को हम कभी आप कामयाब नहीं मंसूबों होने की देंगे। बात हो रही है आप साफ जहां तौर पर यहाँ लॉ एंड पर ऑर्डर जी बिगाड़ेंगे, हम वहां पर आपको रोकेंगे जी, जहां पर लेकिन नंदिनी जी जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं प्रियदर्शनी मैम के साथ आ रहा हूँ जी। सुनिए सर, आ रहा हूँ। शमसी साहब ने कुरान पढ़ा ही नहीं। खूब देश संविधान से चलता है, इस बात को खुद भी कर चुके हैं। हम यहाँ पर ना शरीयत की अभी बात कर रहे हैं। देखिए, कुरान में संविधान कहीं की भी बात कर रहा हूँ जी। बुर्के की बात नहीं की गई है। उसमें कुछ एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं जो एक प्रियदर्शनी मुस्लिम जी, को सुनिए, जो सुनिए, एक मुस्लिम मैम को की बात फॉलो सुनिए, करने ठीक है। हैं, नहीं, जो एक सर, मुस्लिम को सब- फॉलो सब- करने हैं। और सब देखिए, मौका जो दे भी रहा हूं, लॉ मैं एंड आपको ऑर्डर को जो भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा उसको डेफिनेटली उसको मेरा यही कहना है। जेल में डाला जाएगा, हाईकोर्ट उस का पर हम सम्मान कार्रवाई करते करनी हैं। चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में लेकिन जाइए, जो भी अपने महिला राज्य या में जो भी सुप्रीम कोर्ट पुरुष आपको इसको रोका तो दिया, डिफेंड आप कर आजाद रहे हैं, इस तरह के जो रिग्रेसिव सोच को, आप बताइए 21st सेंचुरी, ये सेंचुरी है विमेन एम्पावरमेंट की सेंचुरी। आज महिलाएं जहाज उड़ा रही उसको हैं, सीता के आज आंचल से महिलाएं मिला रहे फौज हैं। में भर्ती हो रही हैं, और आप कह रहे हैं कि महिला, आप बुर्का को, आप घूंघट को, आप नकाब को, हाँ, सीता हिजाब जी को, के आप आंचल आप इसको किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक महिला बुर्का पहन के वो टेनिस खेल सके? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक महिला बुर्का पहन ठीक के है, और नंदिनी मैम, आप फ्रंट जो पे सवाल जाके वो उठा रहे लड़ाई हैं, लड़ आप सकते जो हैं? टेनिस धर्मगुरुओं को आपत्ति है, सुनिए मेरा ये भी कहना है, आलोक जी, उदाहरण सर हर चीज सुनिए, के मेरा बहुत ये सारे भी हैं। कहना है ठीक है, कि ये आपका राइट है। सुनिए, ये आपका राइट है। अगर आप बुर्का, हिजाब, नकाब, घूंघट आप जो भी पहनना चाहते हैं, पहनना चाहती हैं, आप पहनिए, आप अपने घर में पहनिए, आप पब्लिक स्पेस में पहनिए। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, अपना डिसिप्लिन होता है, अपनी एक यूनिफॉर्मिटी होती है जिसको फॉलो करना जरूरी है। देखिए, भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, यहाँ पे अलग अलग धर्म, मेरी बात सुन लीजिए, अलग अलग धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं वो आते हैं। अब बताइए, कोई कहेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, कोई कहेगा कि हम तो बुर्का पहन के आएंगे, दूसरा कहेगा हम जीन्स पहन के आएंगे, तीसरा कहेगी कि मैं मिनी स्कर्ट पहन के आऊंगी, और अगर कोई नागा संप्रदाय का आ गया तो वो कहेगा कि अरे हम तो ऐसे ही आएंगे। तो क्या हम उसको फॉलो करेंगे? नहीं, एक डिसिप्लिन होता है, बिल्कुल एक civic प्रियदर्शनी sense मैम होता की है, बात में बहुत जिसको गहराई है। और करना आजी बहुत जी, मैं आपके जरूरी पास होता आ है। रहा हूँ, ये बहुत ये एक शुचिता के सभ्य साथ चाहूंगा इस समाज का सवाल का परिचायक जवाब है। दें कि पब्लिक फोरम में आप कैसे भी जाइए, लेकिन जब आप ज्ञान के मंदिर में बात करते हैं, जब आप शिक्षा के मंदिर में जाते हैं, वहां पर ड्रेस कोड इस्तेमाल कीजिए। सीधी सी बात है, जो नियम बने हैं। हाँ, पहली चीज तो ये कि किसी स्कूल में कोई भी बच्चा बिना यूनिफॉर्म के नहीं जाता, किसी भी जो भी मैनेजमेंट है। वहाँ भी ये बात हो रही है उन डिग्री कॉलेजेस की और उन मेडिकल इंस्टीट्यूट में जहाँ पे रोका गया, वहाँ पे कोई ड्रेस कोड कंडक्ट नहीं होता, वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी महिला, कोई भी लड़की, कोई भी बच्ची, कोई भी पुरुष, कोई भी लड़का किसी भी यूनिफॉर्म में जा सकता है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो आखिर वहां पे इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? और रही बात की, कह रहे अभी शमसी साहब ने कहा कि हमने तो एक जगह पे रोका है, पूरे हिंदुस्तान में थोड़ी रोका है। अरे साहब, आपने एक जगह रोका, आपने क्या किस पहली चीज तो ये मैं आप जरा सा क्लियर कर दूं, इस डिबेट दूसरी दिशा में जा रहा था, मैं इसको पहले क्लियर करूं कि जो बच्चियां कर्नाटक हाईकोर्ट में गई थी,
वो ये फैसला लेने के लिए नहीं गई थी, वो कहीं थी कि क्या मुझे अपनी धार्मिक आज़ादी के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने की आज़ादी है कि नहीं। कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि शरीयत में कहीं से ये वाजिब पार्ट नहीं है, इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये वो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जजमेंट क्या मांगा गया था, जवाब क्या मिला। जवाब जजमेंट को लेकर के बात करें तो तहरीर भी दी गई, तमाम सारे सवाल जवाब हुए, जजमेंट क्या मांगा गया था। लेकिन और रही बात की प्रदर्शनी जी जो कह रही है महिला होने के नाते, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं, हमारी बहन है, लेकिन सवाल ये है कि उनके धर्म ने जो उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी है वो करें, जो हमारे धर्म ने हमारी बच्चियों को दी है वो करेंगे। लेकिन फिर सवाल का जवाब प्रियदर्शनी मैम आपके पास, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक उन्माद फिर क्यों? फिर सवाल ये है जी, नंदिनी मैम बोलेंगे अपनी आवाज रखेंगे। बुर्के को, नकाब को, हिजाब को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक रिग्रेसिव सोच है। आप बताइए आज के जमाने में किस महिला को, किस बच्ची को अच्छा नहीं लगता कि वो अच्छे कपड़े पहने, कान में बूंदे पहने, लिपस्टिक लगाए और अच्छे से वो पहन ओढ़ के वो कहीं बाहर घूमने जाए। छोटी छोटी बच्चियों को देखिए, आप देखिए छोटी छोटी बच्ची को आप बुर्का पहना देंगे, नकाब हिजाब पहना देंगे और उनकी ऐसी सोशल कंडीशनिंग कर दी जाती है, उनके ऊपर ऐसी दादागिरी थोप दी जाती है कि वो आगे चलकर बोलती है कि नहीं ये हमारी चॉइस है। नहीं, उनके हाथ में आप बुर्का मत, उनको बुर्का मत दीजिए, उनको हिजाब नकाब मत दीजिए, उनके हाथ में किताबें दीजिए और उनको डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या पहनना चाहती हैं, क्या नहीं पहनना चाहती हैं। बिल्कुल नंदिनी जी, मैं मुत्तफिक हूँ। उन्हीं बच्चियों के हाथ में हिजाब पहन के वो अपनी मर्जी से किताब लेके ही इंस्टीट्यूट में गई थी, जहां पे उनका इस तरह से कुछ लोगों ने विरोध किया और जिसका नतीजा आज ये है जिसपे आप बात कर रही हैं। वो बच्चियां बात कर रही हैं, विरोध करती हुई वो शिक्षा के मंदिर की बात कर रही हैं। इंस्टीट्यूशन में आप अपनी मन मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मैंने जैसा आपको कहा कि भारत में तो अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो वहां तो कोई भी कैसे भी कपड़े पहन के आ जाएगा, या कोई कहेगा मैं तो कपड़े ही नहीं पहनूंगा या पहनूंगी। इस चीज को आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? पार्लियामेंट में तरह तरह के कपड़े पहन के लोग आ सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं जा सकते? जब पार्लियामेंट में आप पार्लियामेंट की बात करते हैं लेकिन संविधान ने दिए अनुच्छेद का पालन नहीं करते। सवाल ये कि आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 25 की पूरी बात नहीं करते। तालीम लेने के लिए आप जाते हैं जहां पर ये नारा दिया जाता है, जहां पर ये पहचानवाया जाता है कि यहाँ पर बचपने से आदमी के माइंड मेकअप के लिए कहा जाता है कि एक ड्रेस में रहिए, ना अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, जहां पर शुरू से ये नारा दिया जाता है। आप वहां पर एकदम से लेके आ जाते हैं कि हम हिजाब पहन के आएंगे जबरदस्ती, जबकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको मना करता है, नहीं आज नहीं 1400 साल से हिजाब नहीं जा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन आपको मना करता है तो आप 1600 की बात आप कर रहे हैं, 1600 1400 की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में संविधान से हमारी बच्चियां चुनाव के पहले क्यों ये आवाजें उठती है? एक शमसी जी, एक सवाल उठा था कि ये मुद्दा चुनाव के पहले आखिर क्यों उठा, क्यों हवा दी गई? नहीं, हवा नहीं दी गई। इस मुद्दे को तो दबाया गया है। अगर हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे को लेके आती तो कहा जाता कि भुनाने के लिए 80-20 का फैक्टर लेके आ गए हैं और कट्टरवद्दा चाहते हैं और ये इस तरीके के चुनाव को पोलराइज करें। इस वजह से न्यायपालिका ने बहुत समझदारी से काम लिया और कर्नाटका हाईकोर्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को इस झुलकती आग से जलने से बचाया और उन्होंने चुनाव के बाद जो 5 राज्यों में चुनाव आए हैं और अप्रत्याशित हार से जो विपक्ष बौखलाया हुआ है, इसको मुद्दा बनाने वाले सिर्फ विपक्ष के लोग हैं जो धार्मिक कट्टरता फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल, उस पर भी मैं बात करूंगा। जो विपक्ष ने जिसने ये मुद्दा बनाया, प्रियदर्शनी मैम, बहुत अहम सवाल का जवाब। चुनाव के पहले बराबर ये बात की जा रही थी कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए मुद्दा उठाया गया, नफा नुकसान आखिर किसको हुआ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो विपक्षियों की बात की, कुछ ऐसे उन्होंने बयान दिए, स्टेटमेंट दिए कि महिलाओं की सुंदरता पर फर्क पड़ेगा, रेप होंगे अगर
हिजाब अगर नहीं पहनेगी, तो इस तरीके की भावनाओं से कहीं ना कहीं जो संवेदनाएं होती हैं महिलाओं की, वो कहीं ना कहीं बहुत आहत हुई हैं। बहुत जिम्मेदारी से, संवेदनशीलता से सवाल का जवाब नंदिनी मैम चाहूंगा आपसे। मैंने बार बार कहा है कि बुर्का और इस तरह की जो थोपी गई चीजें हैं, जैसे कि मेरी कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो मेरी दोस्त हैं, और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि उनको इतनी आसानी से वो नकाब हिजाब जो वो छोड़ना चाहती हैं वो नहीं छोड़ पाती हैं, क्योंकि उनकी इस तरह की सोशल कंडीशनिंग हो जाती है। कहा जाता है कि जो बुर्का नहीं पहनता है, जो नकाब नहीं पहनता है, जो हिजाब प्रॉपरली नहीं लगाता है, कहीं ना कहीं वो एक ट्रू मुस्लिम नहीं है, एक सच्चा मुसलमान नहीं है। और ये तो पूरी तरह से देखिए 21वीं सदी में अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप बुर्का नहीं पहनेंगे, हिजाब नहीं पहनेंगे, नकाब नहीं पहनेंगे और रेप बढ़ जाएंगे, तो मैं तो यही कहूंगी जिसने ये बात कही है, अरे आप अगर आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे ना, तो आप बुर्का पहनो ना, आप अपनी आंखों को ढको। आप क्यों दूसरों को, आप क्यों एक महिला को ढक रहे हैं? जहाँ पर बुर्का और हिजाब जो है वहाँ पर बाधक होती है। बहुत प्रोफेशन, जैसे डॉक्टरी के आप शोबे में आप जाते हैं, मरीज बन के जाते हैं। हाँ जी मैम, इस सवाल के जवाब में चाहूंगा आपसे जो प्रियदर्शनी मैम ने कहा। जी प्रियदर्शनी मैम ने कहा जो वो बिल्कुल मैं बता दूं कि सूरह नूर आयत नंबर 31 और 30 उसमें बाकायदा जिक्र है मर्द और औरत दोनों के लिए हिजाब का हुक्म है। खाली औरतों और लड़कियों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी उतना ही है। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 31 में कह रहा है मर्दों से कि अपनी निगाहों को नीचा रखो, अपनी निगाहों को नीचा रखो। अल्लाह ताला ने सबके कान में, आंख पे स्पेशली इसीलिए पर्दा दिया है कि आपको जो चीज देखनी है, जितनी देखनी है उतनी देखिए, उसके आगे आपको देखने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दाढ़ी रखना मर्द के लिए उतना ही, उसी तरह से हिजाब है जिस तरह से। और रही बात कि हिजाब जबरदस्ती थोपा गया है जो कह रही, ये सरासर गलत है। हिजाब के लिए अल कुरान में सूरह जिलजबील में हुक्म है कि अपने जिस्म को इस तरह से ढको कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स नुमाया ना हो। यही हिजाब है, यही हिजाब है असली। और अपने बालों को और अपने जिस्म को इस तरह से ढको। तो ये कुरान ने जो हमें हुक्म दिया है, जो शरीयत है, और हिंदुस्तान का संविधान जो हमें अधिकार देता है, उसके साथ अगर हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को फॉलो करते हैं तो उसमें किसी का कोई राइट नहीं है कि इंटरफेयर करे, दखल दे। कुरान में मैं कहना चाहूंगी, कुरान में हिजाब का कहीं भी मेंशन नहीं आता है। 2018 में केरला हाई कोर्ट में एक केस आया था जिसमें ऑपोजिशन के जो ये थे, जो लॉयर थे, उन्होंने कहा था कि अगर कहा जाता हदीथ में कि अगर आप हिजाब नहीं पहनते हैं, आप नकाब नहीं पहनते हैं, तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाओं के फ्रीडम ऑफ चॉइस, महिलाओं की इक्वालिटी, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप महिला क्या पहनेगी, गलत और सही का गलत और सही का फैसला हम लोग यहाँ पर करने के लिए नहीं बैठे, हम कोर्ट के फैसले को लेकर के सीधे तौर पर बात कर रहे हैं। और बात फिर शरीयत की नहीं हो रही है, बात हो रही है देश संविधान से चलता है, ठीक है जी। बस सवाल यही है कि कोर्ट क्या, और इस पर आपत्ति है तो ऊपरी अदालत की बात हो रही है। हमारे साथ मेहमान बने हुए, हमारे साथ नाहिद अकील जी भी जुड़ रही है। सर आ रहा हूं नाहिद अकील जी, अपने प्राइवेट पास को ढक के रखें। प्रियदर्शनी मैम आ रहा हूं, नाहिद अकील जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नाहिद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। डिबेट देखिए बड़ी हॉट होती जा रही है हिजाब को लेकर के। हिजाब नहीं पहनने वाले पापी नहीं है, साफ तौर पर जिस तरीके से कोर्ट ने कहा, और हिजाब को लेकर के जारी है हंगामा। जो हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है जिस तरीके से, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। और आपने मेहमानों को भी अभी सुना होगा, अभी हमने ज्वाइन किया है। देखिए, मैं ये कहूँगी कि कोर्ट के ऊपर भी, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन मेरा सिर्फ साफ तौर से ये कहना है कि किसी चीज़ को थोपे ना। अगर वो अपने आप पहन रही लड़कियां जा रही, मुझे याद है मैं जब स्कूल और कॉलेज जाती थी 12th स्टैंडर्ड तक उस यूनिफॉर्म पहनती थी, मैं ट्यूनिक पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, और लड़कियां शलवार कुर्ता पहनती थी। तो अगर स्कूल है तो स्कूल को, अगर कोई लड़की हिजाब लगा रही तो कलर के लिए बाउंडेशन करे कि हमारे यहाँ का स्काई ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, और कोई XYZ कलर है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो सिख मजहब के भी लोग जाएंगे,
उनको क्या आप रोक देंगे? इवन आर्मी में है तो क्या आप रोकते हैं? चर्च से क्रिश्चियंस जाते हैं, क्या आप रोकते? तो इससे आप उसके इधर जाकर के सोचिए कि कितनी मुस्लिम बच्चियों की एजुकेशन रुक जाएगी। अभी तक तो ये होता था कि इस्लाम में तमाम कटमुल्ले ही फतवा जारी करते थे। अगर कोर्ट से ऐसे फैसले आने लगे तो मुस्लिम, एक फतवा तो हम इसको मान रहे हैं कि कोर्ट भी अब फतवा देने लगा है कि मुस्लिम बच्चियों की तालीम रुक जाएगी। बिल्कुल, बात नाहिद मैम यही कि अच्छी तालीम पर बात होनी चाहिए। नाहिद मैम, मैं आपसे ही एक सवाल का जवाब चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि अपनी मर्जी, जो ठीक है, हम जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, अपनी मर्जी की बात होनी चाहिए, लेकिन यही मर्जी तब हावी हो जाती है जब जहां पर कट्टरपंथिता जैसी चीजें आ जाती हैं। क्यों नाहिद मैम? देखिए, मैं उसके खिलाफ हूं। जब ये मामला शुरू हुआ था, बहुत सारी मुस्लिम औरतों ने जो नकाब नहीं पहनती, हमेशा टीवी में या एक बहुत ही शाइन पिक्चर लेकर के आती, वो बुर्का पहन के बैठ गई। मैं उसके खिलाफ है। किसी ने 5 लाख का इनाम उस लड़की को देना शुरू कर दिया। अरे ये इस तरह का प्रवोक क्यों कर रहे हो? एक सिंपल सी बात है, आप सलाहियत से बात करिए। हमारे पास न्यायालय है, अगर हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है तो उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि ये सिर्फ यहाँ का, हिंदुस्तान का मसला नहीं, अगर और कंट्रीज में भी देखिए तो लोग बाग गए, कहीं कहीं रोका गया, स्कूलों ने रोका, वो कोर्ट गए, कोर्ट का फैसला उनके हक में आया, तो सुप्रीम कोर्ट है। क्यों इतनी अदालतें बनी हुई हैं? तो आगे जाने दीजिए। आपस में यहाँ लड़के तकरार करके क्या फायदा? जिसका कंफर्ट जोन ये है, अगर स्कूल में हम जाते हैं, हम ट्यूनिक पहनने में कंफर्ट फील करते हैं, लेकिन कलर चेंज नहीं कर रहे। जो यूनिफॉर्मिटी, क्या सिंगल कलर, स्कूल का एक ब्रांडिंग होती है, पहचान होती है, उससे बहुत फायदे भी होते हैं। कि विरोध भी वही लोग करें जिनकी लड़कियां कॉन्वेंट कॉलेजों में पढ़ रही हैं, जो टीवी पहन के जा रहे हैं, स्कर्ट पहन के जा रहे हैं, वही लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल भाई हमारे यहाँ का कल्चर कुछ और है, दूसरे के यहाँ का कल्चर कुछ और है। लेकिन इतनी जो जागरूकता की हम बात करते थे, जागरूकता करने के बाद जब मुस्लिम लड़कियां आई, पढ़ने के लिए आई, तो आप किसी से अचानक, अगर मुझे आप कह दीजिए कि मैं गाउन पहन के तुरंत किसी फंक्शन में चली जाऊं, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी अपने इस ड्रेस में गुजारी है। तो किसी को थोपिए नहीं, आप एजुकेशन को प्रमोट करिए कि हमारे मुल्क के ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ बिल्कुल सके। कुल मिलाकर घूम फिर के बात वही आ गई। हाजी साहब, आपने सुना कि एक महिला होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, उन्होंने भी कहा कोई चीज थोपने की जरूरत नहीं है। आप आजादी की बात करिए, आप अभिव्यक्ति की बात करिए, लेकिन आप शिक्षा पर फोकस करिए, एजुकेशन पर, अच्छी शिक्षा पर फोकस करिए। कहीं ना कहीं बात इस पर होनी चाहिए, सीधी सी बात। जी सर। बहन नाहिद अकील को मेरा सलाम है कि वो इतने बड़े पैमाने पे काम करते हुए भी आज वो हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं और हिंदुस्तानियत, जो असली हिंदुस्तानियत है, उससे जुड़ी हुई है। इसलिए मैं सलाम करता हूं ऐसी। और देखिए, आपके जज्बे को सलाम कर रहे हैं नाहिद जी। बिल्कुल, नाहिद जी ने जो कहा मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं उससे। क्योंकि देखिए, आज अगर ये कहा जाता कि हमारी स्कूल का यूनिफॉर्म, हमारी यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म ये है, आप इस कलर का हिजाब लगा के आ सकती हैं, अन्यथा नहीं, तो इस बात को माना जाता। लेकिन वहां पे कितने बच्चों के एग्जाम साल बर्बाद हो गए, एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, वो तैयार नहीं थी। बिल्कुल ये हमने किसी पे थोपा नहीं है। हमारी बच्ची, हमारी बीवी, हमारी बहनें आजाद है, चाहे वो नकाब में निकले, चाहे वो बेनकाब निकले। हम उनसे ये नहीं पूछने वाले हैं कि आज आप नकाब में गई और क्यों नहीं गई। बिल्कुल ये गलत भ्रामिक वो है कि थोपा गया है। उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी मर्जी है, चाहे वो पहने चाहे ना पहने। जिन्होंने इस्लाम को समझा है, इस्लामिक कल्चर को समझा है, इस्लामिक औरतों से मुत्तसिर है, वो उस तरह का पहनावा पहनती हैं। वरना हमारे यहाँ सानिया मिर्जा भी थी जो टेनिस खेलती थी शॉर्ट स्कर्ट में, किसी ने उनके ऊपर सवाल नहीं किया और वो चली भी गई। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। देखा जाए नंदिनी मैम, वो पश्चिमी, जिस फतवे की बात कर रही नंदिनी मैम, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस चीज पर नहीं हुआ फतवा जारी। जींस पहनने से लेकर के घड़ी पहनने से लेकर तक में फतवा जारी। हम उस समाज की बात कर रहे हैं। जैसे हाजी लोग जो है तो कट्टरपंथा फैलाते हैं, और ये लोगों ने सानिया मिर्जा के खिलाफ बयान दिया था। एक फतवा और आ गया कि इन्हीं के जैसे हाजी लोग, आप ही लोग, यही कमजोरफी है, यही लाइलमी है, यही कमजोरफी है। हिंदुस्तान में आप ही लोगों ने कट्टरता फैलाई है, आपको कानून पर भरोसा नहीं है। आप यही हुआ करना, सुप्रीम कोर्ट यही हुआ उन बच्चियों के साथ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। बच्चियां वहां पे सब आराम से, हाजी जी आपने इतनी देर से बात करी, यही निकल करके आ गया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि कट्टरपंथीता को थोपा नहीं जाना चाहिए। मुझे आपसे सवाल की उम्मीद थी।
वहाँ का जी, कानून मैं हाँ, पालन तो करता अब हूँ। आप आए ना आप राइट कहिए, चीजें चीजें आप इसकी कहिए गलती कि हो हिंदुस्तान हिजाब के करे। कानून पे देखिए, विश्वास भाजपा रखते के हैं। प्रवक्ता बोलने हाईकोर्ट- नहीं देंगे। नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट ये के नहीं कानून को आप चाहते मानिए। कि सही बात आप मानिए हिंदुस्तानियों के पास कानून, जाए। आप हिंदुस्तान के ये- संविधान को ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानते हैं। आप तो फिर खत्म आर्टिकल बात। 25 के तहत धार्मिक आजादी दी है। नहीं नहीं और दी बिल्कुल है आपको, बिल्कुल घर में नहीं पहले बना के आर्टिकल आपको। 25 के आप बारे में पढ़ स्पेशल लीजिए। स्पेशल एक जगह की बात हो रही है जहाँ स्पेशल पर एक जगह क्या जहाँ होती पर है? ये कोड लागू हिंदुस्तान होता है। में, पूरे हिंदुस्तान में, आप हिंदुस्तान नहीं, के आपके कानून घर का लागू बच्चा होता कहाँ है। पढ़ता है? आप बताइए, सीएमए से पढ़ता है, वहाँ जाता है नकाब पहन के? बिल्कुल आप नहीं बता दीजिए, पढ़ता सीएमए कहाँ में। पढ़ता बताइए आप? जहाँ पढ़ता हमारा नहीं, मुफ्ती आपका बच्चा जहाँ पढ़ता होगा। मेरे यकीनन मैं बच्चे कह रहा हूँ, चलिए आपका आपका बच्चा कहीं भी पढ़ता, मेरा ये नहीं, मतलब पर्सनल नहीं है। है। सुनिए सुनिए हाँ, मेरी बात यही होता सुनिए, है कि आप हाजी साहब और शमसी जी, हाजी साहब और शमसी जी, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि किसका बच्चा कहाँ पर पढ़ता है, लेकिन जहाँ पर भी पढ़ता है अच्छी तालीम वहां पर होना चाहिए। प्रियदर्शनी मैम, ठीक है जी, कौन क्या चाहता है यहाँ पर हम हिजाब मामले को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हाजी साहब सुनिए, शमसी जी सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रियदर्शनी मैम, इतनी देर से चर्चा चल रही है, लगभग 1 घंटा हो रहा है, और बड़ी विडंबना है ये 21वीं सदी में जाते भारत के लिए। जब हम आज हाईटेक युग की बात करते हैं, 21वीं सदी में जाते भारत की बात करते हैं, दुनिया का कहते हैं ग्लोबलाइजेशन हो गया है, दुनिया एक गांव बनकर रह गई है, और चर्चा आज हम ये बड़ी डिबेट इस पे कर रहे हैं, बुर्के पे और हिजाब पे कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है, क्यों प्रियदर्शनी मैम? जी बिल्कुल, मैंने तो कहा अभी ये सानिया मिर्जा की बात कर रहे थे, तो सानिया मिर्जा पे फतवा जारी किया गया था कि वो छोटी स्कर्ट पहन के वो टेनिस खेलती हैं। ऐसे ही कितने सारे फतवे जो हैं आए दिन जारी किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए रिफॉर्म्स जो है ना वो खुद के अंदर से आने चाहिए। और ये जो बात जैसे इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कुछ लड़कियों की जो एजुकेशन है, नाहिद अकील जी ने कहा कि लड़कियों की एजुकेशन जो है वो हो सकता है अफेक्ट हो, क्योंकि हो सकता है जो फैमिलीज जो हैं वो रेडी नहीं हो महिलाओं को इस तरह से बाहर भेजने के लिए, अपनी लड़कियों को इस तरह से भेजने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं तो एक स्टेप लेना पड़ेगा ना। आप कब तक, आप बताइए मुझे हाजी हसन अहमद साहब, कि कब तक आप कोई एक महिला है जो मैंने देखा स्टेशन में वो 2 बच्चों को गोद में लेके वो खड़ी थी, और सारी औरतें 2 बच्चों को गोद में 45 डिग्री टेम्परेचर में वो खड़ी थी और उसको वो पसीने से भर गई थी। वो पूरी तरह से एक सवाल ये कि एक अभी नंदिनी मैम ने एक बात कही कि रिफॉर्म जो होने चाहिए वो अंदर से होना चाहिए, तो इस और बात होनी चाहिए। मैं थोड़ा आगे की बात करूं तो नाहिदा मैम, देखिए हमेशा दूरगामी सोच रखना चाहिए। बिल्कुल। आप छोटी सोच रखेंगे तो आप छोटी बात करेंगे। मैं जो भी बात करती हूँ अपने एग्जाम्पल को लेके, मैं बाराबंकी में जब काम करने गई 2005 में, बहुत ही छोटा सा गांव था और वहाँ कोई बच्ची पढ़ती नहीं थी। 10-15 साल मैंने दिया, वहाँ की लड़कियाँ ऑटो से भर के आज जवाहर शहर आती हैं ग्रेजुएशन के लिए। इन 15 सालों का फर्क है। जो पूरे हिजाब में बुरखे में जाती थी, और दरअसल होता क्या है कि मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब में, उनका एक्सपोजर किसी ने देखा नहीं ना किया। अगर उनके पास जाइए, आज एक से एक लड़कियां हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही हैं, कोई मेडिकल में है, कोई दूसरी पोस्ट में, कहीं कहीं अच्छे अच्छे महकमे में बैठी काम कर रही हैं। आप जो 100 पावरफुल वुमेन, अभी एक ग्रुप पूरा बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश की मुस्लिम पावरफुल वुमेन है। मैं बुलाना चाहती हूँ आप लोग को किसी प्रोग्राम में कि आप लोग आके देखिए कि लड़कियां कहाँ पहुंच गई उसी हिजाब में, और उससे निकल के भी आई। पहले तो पूरा देखिए नकाब ही पहना जाता था, अब बच्चियां हिजाब लगा के आती। अभी कोविड हुआ, कितने लोगों को, पूरी दुनिया हिजाब में चल रही थी। तो आप उसको मुद्दा मत बनाइए, इसको छोड़ दीजिए। हमें दूर का देखना है कि हमारे देश में अगर मुस्लिम बच्चे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में देखिए हमारा लेवल क्या था एजुकेशन में, हेल्थ में, इकोनॉमी में, तो हमें वो फुलफिल करना चाहिए कि हमारे मुल्क का एक हिस्सा जो कोढ़ की तरह चल रहा है, जिसका कोई विकास नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ दलितों का कितना विकास हुआ कि आज सारे किसी भी गांव में जाइए दलित के बच्चे पढ़े लिखे मिलते। लेकिन अगर मुसलमानों के साथ भी वो विकास हो, उनको सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे में फिट ना किया जाए कि वो वोट देने की मशीन है या जब चाहो तो मुद्दा उछाल दो। लेकिन प्रियदर्शनी मैम, मुद्दा जो होता है वो राजनीतिक, वो कहीं ना कहीं थोड़े से वर्ग तक सीमित रह जाता है। जिस तरीके से नाहिदा मैम ने कहा, सच्चर कमेटी की बात उठाई, किस तरीके से मुसलमानों के वहां पर उसमें लेकर के बात की, उत्थान को लेकर के कहा, इतनी सरकारें आई लेकिन कभी इस पर कोई खुल करके काम नहीं हुआ, ना कोई सरकारें बोली। मुझे यहां पर कहने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको आगे आना होगा, और स्पेशली नाहिद अकील जी जैसी महिलाएं हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है इस कंस्ट्रक्शन से कि वो
कोई महिला बुर्का पहनती है लड़की और वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसमें महिला का बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट हो रहा है। करेंगी नहीं, कि वो क्या पहने? नहीं, वो मैं नहीं तय करूंगी। अगर जो लड़की शॉर्ट्स पहने तो वो एम्पावर है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो देखिए मैं उसका एक फंडामेंटल राइट है। आज देखिए भारतीय परिवेश में मैंने बिंदी भी लगाया हुआ है, मैंने साड़ी भी पहना हुआ है, सब कुछ पहना हुआ है, मैं बिल्कुल भी तय नहीं करूंगी। लेकिन आप मुझे बताइए 45 डिग्री टेम्परेचर में कोई महिला बुर्का पहन के स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे 2-2 बच्चों को गोद में लेके खड़ी रहे तो वो अमानवीय नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इस पे आपको काम नहीं करना चाहिए। साड़ी पहने भी बहुत गरीब लड़कियां, औरतें ऐसे ही बुर्के में टहलते हैं। देखिए बुर्के में और साड़ी में ना बहुत फर्क होता है। देखिए आप कहीं ना कहीं बुर्के, देखिए आप अपने समाज में खुद ही रिफॉर्म नहीं लाना चाहती हैं। किसी भी, मैं हमेशा से कहूंगी आलोक जी, मैं हमेशा से कहूंगी कि कोई भी जो रिफॉर्म लाइए, देखिए पहनावे से नहीं पता चलता। आप किसी इंडिविजुअल को, किसी लड़की को, किसी इंसान को उसके पहनावे से नहीं जज कर सकते। जो वैल्यूज होते हैं, बात जब पहनावे की आई है और मॉरल वैल्यूज की आई है, इंसान को बनाते हैं उसके वैल्यूज, उसके जब पहनावे के निर्धारण की बात हुई है, कौन महिला खुद डिसाइड करेगी, निर्णय लेगी, उसके अभिभावक करेंगे, उसका समाज करेगा, या फिर ये कट्टरपंथी ताकतें करेंगी? मैं ऐसी कई सारी महिलाओं को जानती हूँ। देखिए आलोक जी, मैं कहना चाहती हूँ, मैं ऐसी कई सारी मुस्लिम महिलाओं को, नहीं मुझे ये पॉइंट पूरा करने दीजिए। कई सारी ऐसी मुस्लिम महिलाओं को जानती हूँ जो सामने आकर कहती हैं कि हाँ ये मेरा चॉइस है, लेकिन पीठ पीछे वो कहती हैं कि अगर ये हमारी मजबूरी है, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सब कहेंगे कि तुम एक सच्चे मुसलमान नहीं हो, तुम एक सच्चे मुस्लिम नहीं हो। ये मेरी कई सारी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझसे आके कहा है। जिनकी 16 साल में 15 चाहूंगा, लेकिन नाइट में अगर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, जो मैंने सवाल किया कि कौन निर्धारित करेगा क्या पहने, आप जनरलाइज कैसा पहने, किस महिला को किस महिला को अच्छा नहीं लगता कि वो अच्छे कपड़े पहने? आप देखिए ऐसी कई सारी महिला कपड़े नहीं पहनती हैं, क्या वो अच्छे बुर्के कपड़े के नीचे देखिए, बुर्के के नीचे वो नुमाइश करे तभी वो कपड़े मैं अच्छे नुमाइश होते की हैं। बात नहीं आप कर रही कैसी बात आप कर रही यहाँ हैं? नुमाइश कर रही हैं, मैं यहाँ नुमाइश कर रही हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए तालिबान में भी बुर्का पहना जाता है। आपकी मैं बहुत सारी डिबेट तालिबानी सोच है, देश का कानून है, सबसे बड़ी बात तालिबान है में देश भी का ना कानून पूरी है, तरह से संविधान है, महिलाओं को और यहाँ पर जो दब में कानून रखा जाता है। संविधान के आप तो एक प्रोग्रेसिव, आप तो एक देखिए अब आप लोगों की बात सुनिए जी। शम्सी आजाद जी हैं, अब सरकार में है, महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करें। अब आप इस चीज को कैसे अब आगे उठाएंगे? शम्सी जी आपकी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा बेबाक तरीके से आप जवाब दे, अपनी बात रखें, फिर मैं हाजी जी के पास आऊंगा। लेकिन शम्सी जी को सुनेंगे पहले। मैं बोल दूं मैं मार रहा हूं, शम्सी जी को सुनेंगे। सरकार में हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि महिलाओं को पूरी आज़ादी दी जाए और उनके ऊपर भी कोई भी तरीके का फतवा, कोई भी तरीके की जबरदस्ती नहीं। आप नहीं दखिल जी, आप चुप रहे। आप हिजाब की बात करिए, आपके सर खुद ही खुले हुए हैं, आप जिस तरीके से बैठी हैं आप कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं। जो हिजाब की बात करेगा उसके ऊपर हिजाब होना चाहिए। हिजाब की बात करने वाला नहीं तो आप नहीं तय करेंगे। हाँ भाई आपके सर पे हिजाब नहीं और आप हिजाब की माफी कर रहे हैं। आप राजनीति का शिकार न बनाए उनको। हाजी साहब रुकिए। हाजी साहब आप महिलाओं के किस तरीके से रहनुमा मत बनिए, ठीक है? मैं बराबर वो उनको ये सवाल उठाना चाहिए, उनको ये सवाल उठाना चाहिए कि मुझे इस बात पर आपत्ति है, मुझे शम्सी आजाद जी के सवाल पर आपत्ति है। आप रहनुमा मत बनिए जी। मैं भगवा कपड़ा पहन के भगवा का विरोध और कैसा कपड़ा पहनता नहीं कोई। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक का सपोर्ट किया था। जनरलाइज नहीं कर सकती हैं। नहीं जी, आपके सर पे हिजाब होना चाहिए। आप या हिजाब के अगर ताल्लुक से बात करने आए तो आपके सर पे हिजाब होना चाहिए, फिर आप उसके बाद हिजाब के ताल्लुक में बात कर सकते हैं। आपका सर खुला हुआ, आप नुमाइश कर रहे हैं और आप हिजाब की बात करती हैं। आप ही जैसी महिलाएं जो है हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ती हैं। वहां पर कर्नाटका में भी यही हुआ, एक लड़की ने जबरदस्ती वहां का माहौल बिगाड़ा। जब उनको वहां रोका जा रहा था कि देखिए अभी वहां पर कुछ हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है, तो उसने कहा नहीं जबरदस्ती मैं जाऊंगी, और वो गए। उसके बाद माहौल खराब किया और राजनीति का शिकार हुई। और उसके बाद जब हम लोग गए हैं, आप गए हैं, उनकी वहां की कर्नाटका की आवाम गई है, हाई कोर्ट ने वहां पर फैसला किया है, तो आपको फैसले का सम्मान करना चाहिए। फैसले में कानून में आपको विश्वास रखना चाहिए। आपको पूरा अधिकार है, आप अपने पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं।
क्या हिजाब इतना बड़ा मुद्दा है कि माहौल खराब कर सकता है? किस तरीके जो तस्वीरें आई नहीं, माहौल खराब नहीं कर सकता। आपने क्यों कहा? माहौल तो कुछ आपकी लोग क्या खराब कर जिम्मेदारी रहे है? जी नाहिद मैम, जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा जरा जल्दी से। मैं बिल्कुल साफ बोलना चाहती हूँ कि आप खाली हिजाब पे डिबेट कर रहे हो, भूखा पेट मुसलमानों का, उन औरतों का, उन परिवारों का, उसको भरने की बात नहीं करते हो, अच्छी एजुकेशन की बात नहीं करते हो। जब बजट आता है साल का मुस्लिम गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, वहां आपका बजट कमजोर हो जाता है, उस टाइम आपका बजट बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जहां आपको पॉलिटिक्स करनी होती है तब आप हिजाब पे लेके चलते हैं। ये चॉइस है, ये मेरी चॉइस है शमसी साहब, जो मैंने पहना है। लेकिन आवाज उठाई तो आपने उनके लिए कुछ कहा है? आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से बात, इतनी डिबेट के बाद मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं डिबेट, लेकिन हिजाब को लेकर के बात हुई, कट्टरपंथियों की बात हुई, थोपने की बात हुई, बात अभी नाहिद मैम ने बहुत एक अच्छी बात उठाई कि अब आगे भी कुछ सोचना चाहिए किस तरीके से, चाहे वो हम उनके विकास की बात करें, चाहे वो उच्च एजुकेशन को लेकर के बात करें, अब इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। हाजी साहब, भाई मैं शमसी साहब के माध्यम से उत्तर हाँ, प्रदेश सरकार और भारत सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार से मांग करूंगा कि, और देखूंगा इंशाल्लाह फिर मैं आपके डिबेट में आपके चैनल पे इनसे उसकी रिपोर्ट भी मांगूंगा कि सच्चर कमेटी और रंगनाथन मिश्रा कमेटी की सिफारिशें कब लागू हो रही हैं। अब 7 साल आपको वहां भी बीत गया और 5 साल के बाद दोबारा सरकार आपने बना ली, कब आप मुस्लिम महिलाओं के लिए पूरा मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात रखिए पहले। हाजी साहब आप अपनी बात पूरी रखिए, क्या क्या आपकी मांगे हैं? जी जी, आपको मौका दिया, आप बस वही रंगनाथन मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की सिफारिशें मुसलमानों के हक में जो आई थी उनको लागू करवा दिए कि मुस्लिम बच्चियां जिनके हिजाब आप उतरवाने की बात कर रहे हैं वो हिजाब में रहे न रहे उनकी मर्जी है। कोई मौलवी, कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन उनको बाध्य नहीं करता कि वो रहे या न रहे, ये उनकी मर्जी है। आज मैं हाजी हसन अहमद पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि मुसलमानों की बच्चियां बिल्कुल पूरी तरह से आजाद है, ये उनकी मर्जी है, उनकी माओ की मर्जी है कि वो अपने बच्चे को हिजाब में रखते हैं, वो नकाब पहने या ना पहने, बिल्कुल आजाद है। ठीक है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की को अपनी जिम्मेदारी का कितना भान है, मैं इस पर भी चर्चा लूंगा। प्रियदर्शनी मैम मैं आपके पास आ रहा हूं, जब आप सरकार से जब आप उम्मीदें करते हैं, प्रियदर्शनी मैम मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, बहुत अहम सवाल का जवाब है। प्रियदर्शनी मैम, प्रोटेस्ट है ना वो ये आगे चल के बड़ा बनेगा और आपके खुद समाज से ये निकलेगा। देखिए सुनिए प्रदर्शनी मैम, आप एक दूसरे समाज से आती हैं, आपको अभी नकाब और हिजाब और कपड़े के बारे में डिफरेंस करने का तरीका नहीं मालूम है। जैसे कि ज्यादा समझती है, बिल्कुल नहीं समझती है। अगर समझती होती तो ये ना कहती। किसी के समझ पे आप सवाल मत उठाइए, बिल्कुल समझ पे सवाल मत उठाइए। उनको ढक दिया गया, बुर्का आया और आप देखिए वहां की महिलाओं को क्या हश्र हो गया है। मैं इस तरह के रिग्रेसिव सोच का हमेशा से सारी हिंदुस्तान की महिलाएं आजाद है, वो जो चाहे आप जो कट्टरपंथिता की बात करते हैं, डिबेट खत्म होते होते कम से कम आपने महिलाओं की आजादी की बात तो की। मैं तो ये सुनने के लिए तरस गया था डिबेट की शुरुआत में कि आप महिलाओं की आजादी की तो बात कीजिए, आप महिलाओं की स्वतंत्रता की बात तो कीजिए। प्रियदर्शनी मैम सुनिए, रुक जाइए, एक सवाल का जवाब मैं प्रियदर्शनी मैम से लेना चाहूंगा। जब हाजी साहब ने कहा, जब तमाम सारी चीजों को उन्होंने रंगनाथ कमेटी की सिफारिशों की बात की, उन्होंने सच्चर कमेटी की बात की, सरकार से तमाम सारी उम्मीदों की बात की, लेकिन यह भी वो यकीन दिलाएं कि सरकार जो चीजें ला रही है, जो काम कर रही है, उसकी सराहना भी करें, ये भी एक बहुत बड़ी बात बनती है। प्रियदर्शनी मैम होती है उसकी सराहना की जाती, हमेशा की जाती। हाँ मैं आ रहा हूं जरा प्रियदर्शनी मैम, एक फाइनल कमेंट में। जी प्रियदर्शनी मैम, देखिए मैं अपनी आखिरी सांस तक इस तरह के जो रिग्रेसिव आइडियोलॉजी है, जो रिग्रेसिव सोच है, उसका मैं खंडन करती रहूंगी और आई अपहोल्ड माय व्यू पॉइंट्स, आई अपहोल्ड माय आर्ग्यूमेंट्स। और मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनको आगे आना है, उनके हाथ में किताबें दीजिए, उनको एजुकेट कीजिए, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दीजिए। देखिए हिंदू समाज में भी बहुत सारी कुरीतियां हैं और मैं उनके खिलाफ भी बोलती हूं, लेकिन मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करती हूं, मैं कभी भी जस्टिफाई
हासिल कर justify नहीं सकते हैं। करती हूँ, नाइद क्योंकि मैम, मैं एक खुद फाइनल एक कमेंट में हिंदू आपसे भी जल्दी से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि किसी भी इंसान की पहचान उसके कपड़े से नहीं, उसके इल्म से होती। इल्म बढ़ाइए, हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। जी हाजी जी, एक फाइनल कमेंट आपका भी। बिल्कुल, इस्लाम में, इस्लामिक कल्चर में जनाब खदीजा से लेकर जनाब फातिमा जहरा तक सारी महिलाएं आइडियल हैं सारी दुनिया के लिए, और हिंदुस्तान के क्या, सारी दुनिया के मुसलमान आखिरी सांस तक उनको फॉलो करते रहेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता। जी, आपसे भी शमसी जी एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का। कुल मिलाकर के अब जब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो उसमें किस तरीके से अब आप लोग भी सबको लेकर के एक साथ चलेंगे? देखिए, हमारा कहना है स्वतंत्रता का अधिकार है और हमारा संविधान जो है हिंदुस्तान में आज़ादी पूरी देता है, लेकिन एक स्पेशली जगह पर जहाँ पर शिक्षा का मंदिर जिसको कहा जाता है, वहाँ पर हमेशा से, आप मदरसे में पढ़ने वालों का भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी ड्रेस होता है, और जहाँ पर जिस तरीके का ड्रेस होता है आप उसको ड्रेस को फॉलो करेंगे। और उसके बाद अगर आपने शिकायत किया है तो हाईकोर्ट के जो फैसला है आपको उसमें भी सम्मान रखना चाहिए। आपको पूरी आज़ादी है कि अगर आपको हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि आपके खिलाफ ये फैसला दिया गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर बिल्कुल ऊपरी अदालतें हैं, आप वहां पर भी जाइए। अपना पक्ष आप अभिव्यक्ति की रख सकते स्वतंत्रता हैं। की बात साफ तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया शमसी जी, आपका भी। हाजी अहमद जी, हसन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाहिद अकील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नंदिनी प्रियदर्शनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही कुल मिलाकर के, जिस तरीके से हिजाब को लेकर के जो लगातार बयान सामने आया और उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, सवाल यह है कि राजनीति इतनी क्यों? बड़ी बात उससे भी बड़ी कि हिजाब को लेकर के हम एक अच्छे, जब हम संस्कारों की बात करते हैं, अच्छी तालीम की बात करते हैं, और अच्छी तालीम से बहुत सारी चीज हद तक दूर किया जा सकता है। इस चीज को विचार हम सबको करना है। नमस्कार।